हरे कृष्णा। तो एस्ट्रोलॉजी क्लासेस में आप सभी का फिर से स्वागत है। तो लगभग पिछले बहुत दिनों से क्लासेस बंद था, छुट्टी था, बहुत सारे फेस्टिवल थे, राधाष्टमी थे। मैं भी यहाँ पे नहीं था, बाहर गया हुआ था। हमारा दूसरा गुरुकुल खुल रहा है, तो उसी के लिए देखने के लिए गया हुआ था। तो आज फिर से एस्ट्रोलॉजी क्लास चालू हो रहा है और आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो है लियो और सन के बारे में। हमने पिछले 4 राशियों के बारे में पढ़ा है, एरीज के बारे में, टॉरस के बारे में, जिमनी के बारे में, कैंसर के बारे में। आज लियो के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए एक छोटा सा प्रार्थना के साथ चालू करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितं च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिशे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। तो आज हमने जो किया वो फुल जो प्रणाम मंत्र होता है या प्रार्थना होता है, फुल प्रार्थना हर दिन हम लोग शॉर्ट करते थे क्योंकि फुल प्रणाम मंत्र नहीं करते थे तो टाइम का कमी होता था। आज हमारे पास थोड़ा ज़्यादा टाइम है और थोड़ा क्लास चालू होने में लेट भी हो गया क्योंकि वो अरेंजमेंट नहीं हुआ था। तो बहुत एक्चुअली लंबा गैप हो गया था, इसलिए थोड़ा सा हम लोग रिवीजन करेंगे। मैंने एक पोस्ट भी डाला था सारे जो राशियाँ हैं, जितने भी ज़ोडिएक साइंस है, उनके सिग्निफिकेंस के बारे में। तो क्या हो रहा है, जैसे हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ते जा रहे हैं हर राशि के बारे में, तो वो जो कंटेंट है वो बहुत वॉल्यूमिनस हो जा रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा चीज़ याद रखने को हो जा रहा है और याद नहीं भी रहेगा। इसलिए मैं बोला था नोट्स ही बनाइए। तो मैंने सोचा कि हर राशि का जो कीवर्ड्स है, जो मेन चीज़ है, वो कीवर्ड्स का एक स्नैपशॉट बना के मैंने डाला था कि जैसे एरीज राशि है तो एरीज राशि से क्या क्या चीज़ रिलेटेड है। तो वो स्नैपशॉट वो 4-5 चीज़ जो कीवर्ड है वो देख के हमको वो पूरे राशि का जो कैरेक्टर है वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाता है। तो मैंने भेजा भी है आपको, टेलीग्राम पे भेजा है और फेसबुक पे भी भेजा है मैंने। तो उसको एक बार जस्ट हम लोग आज एक रिवीजन कर लेंगे, कौन कौन राशियों का क्या क्या है कीवर्ड्स। तो जैसे एरीज है, एरीज जो है वो हाई एनर्जी को रिप्रेजेंट, हाई एनर्जी, स्टार्ट ऑफ लाइफ, स्टार्ट समथिंग न्यू। जैसे एरीज मैंने बताया था, ऐसी राशि है जो कुछ बिगनिंग देती है ना, कुछ स्टार्ट, कुछ नया चीज़, वो
वो कभी भी कांस्टेंट नहीं रहता, वो हमेशा कुछ सडन एनर्जी बूस्ट देता है, वो कुछ नया कुछ चालू करना चाहता है। तो ये सबसे प्रोमिनेंट क्वालिटी है एरीज का। दूसरा साइन था टॉरस। टॉरस मीन्स रिसोर्सेस, आपके फैमिली, ना आपके वेल्थ, मनी और आइस। ये चार चीज़ बहुत प्रोमिनेंट डिस्कस किया था हमने टॉरस के बारे में। टॉरस हमेशा रिसोर्सेज के, जो भी आपके रिसोर्सेज आपकी फैमिली में, इस रिक्वायर्ड डिवोशन, योर आइज, आपके जो आँख होते हैं या आपके स्पीच होते हैं ना, जो वेल्थ होता है, जो मनी होता है, वो सब चीज़ टॉरस रिप्रेजेंट करती है। तीसरा हमने पढ़ा था वो था जेमिनी। जेमिनी रिप्रेजेंट करता है कम्युनिकेशन, ट्रेड, मनी, इंटेलिजेंस, सबकॉन्शियस माइंड, ये सब चीज़ों को जेमिनी दिखाती है। जेमिनी हमारी हॉबीज़ को दिखाती है, ये सब चीज़ें। कम्युनिकेशन का कारक होता है सबसे मेन चीज़ जेमिनी का। जहाँ जिसका भी जेमिनी साइन अगर असेंडेंट में हो तो वो आदमी बहुत इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर पाता है, बहुत अच्छा से बात करना चाहता है, वो मतलब उसका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा फैक्टर होता है उसके लाइफ में। फिर कैंसर। कैंसर जो होता है मासेस को रिप्रेजेंट करता है, फूड को रिप्रेजेंट करता है, मदर को रिप्रेजेंट करता है, होम को रिप्रेजेंट करता है, वाटर, इमोशनल साइंस होते हैं। तो कैंसर के बहुत सारे क्वालिटीज हमने देखे थे ना। वो एक्चुअली सुख स्थान होता है, उसको संस्कृत में एक्चुअल वर्ड है सुख स्थान। आप घर पे बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हो, मदरली फील करते हो, तो इमोशन से जुड़ा होता है। तो ये सब चीज़ें हमें कैंसर राशि देती है। फिर या कैंसर आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो है लियो। लियो मतलब चेयर। लियो जहाँ पे भी होगा, लियो रिप्रेजेंट आपके फादर, जो आपके जो नॉट लियो, सन रिप्रेजेंट योर फादर। फादर क्या होता है? पिता। आप देखोगे जो फैमिली में जो डिसिप्लिन होता है वो पिता लाते हैं ना। पिता का जो स्टैंड होता है वो थोड़ा कड़क स्टैंड होता है। मदर का होता है वो लविंग स्टैंड होता है। लेकिन इन जनरल जो पिता, जो फादरली फिगर होते हैं घर में, वो ही आपको नए नए चैलेंजेस देते हैं, आपको डिसिप्लिन सिखाते हैं, आपको लाइफ में कैसे स्ट्रगल करना है वो सब चीज़ सिखाते हैं। इट रिप्रेजेंट गवर्नमेंट। सन रिप्रेजेंट गवर्नमेंट, सन रिप्रेजेंट ऑनर, सन रिप्रेजेंट योर चेयर, डिसिप्लिन, एवरीथिंग। चेयर मतलब कि आपका जैसे पहले राजा लोग बैठते थे तो वो जैसे राजगद्दी पे बैठते हैं, तो राजगद्दी को आज के टाइम में चेयर से बोल सकते हैं। चेयर मतलब आपका जो पोस्ट पोजीशन है उस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है ना। आपके ऑनर को, ऑनर इन द सेंस आपके कितना इज्जत जो बोलते हैं ना, समाज में कितना इज्जत है उस चीज़ को। गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करती है, जो भी सरकारी चीज़ होती है, वो गवर्नमेंट रिलेटेड चीज़ होती है, वो सन रिप्रेजेंट करती है ना। राजा जो था पहले गवर्नमेंट होता था, सन भी क्या है? राजा है ना। जो कैबिनेट में जो सन का जो ग्रह का जो कैबिनेट है उसमें सन का जो पोजीशन है, सन को किंग बोला जाता है। तो वो किंग है इसलिए उसको किंग। ऐसा नहीं कि ना कल कुछ जानवरों ने मिलकर मीटिंग किया और आज से जंगल का राजा शेर होगा ये घोषित कर दिया ना, इस टाइप का किंग नहीं। वो जो शेर, जंगल का जो राजा शेर है, वो किंग इसलिए नहीं है क्योंकि उसको सिलेक्ट किया गया है। वो किंग इसलिए क्योंकि वो अपने अंडर सबको रख सकता है ना, वो सबके ऊपर विजय प्राप्त कर सकता है ना। उसने अपनी काबिलियत के ऊपर, पुरुषार्थ के ऊपर किंग बना है। ऐसा नहीं कि वोटिंग देके किंग बना है। तो दैट्स द साइन ऑफ लियो। लियो का जो साइन है उसको हिंदी में सिंह राशि भी बोलते हैं, है ना। तो जो भी गवर्नमेंट रिलेटेड चीज होते हैं वो लियो रिप्रेजेंट करते हैं। लियो के जो अवतार है वो भगवान राम है। आप देखोगे राम जो है कृष्ण से एकदम डिफरेंट है। जो जहाँ भी मून रहता था वहाँ पे आप कोई रूल्स फॉलो नहीं करते थे, मतलब कि इट वाज लाइक उसका कोई बाउंड्री नहीं था। वो सब कुछ हट के काम करता था। आप जैसे कृष्ण के भी पास टाइम से वो देखे थे। लेकिन जहाँ पे सन है या लियो है वो रिस्ट्रिक्शन देता है, वो एक डिसिप्लिन में काम करने के लिए देता है। आप देखोगे जो राम का जो जीवन है, राम को क्यों बोला था मर्यादा पुरुषोत्तम राम? उन्होंने कभी भी अपने बाउंड्री के बाहर की चीज़ नहीं की ना। मोरालिटी, देखिए
एकदम हाईएस्ट स्टैंडर्ड था, जो बोलते हैं ना कि जो मोरालिटी का अगर हाईएस्ट स्टैंडर्ड देखना है तो फिर राम का जीवन देखो। ऐसा ऐसा नहीं बोलते लोग कृष्ण का जीवन देखो। कृष्ण कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, सर्वोच्च भगवान है, लेकिन तो भी लोग क्या बोलते हैं अगर मर्यादा देखना है तो राम को देखो। ऐसा ऐसा बहुत जगह लोग बोलते हैं कि अगर अगर ज्ञान लेना है तो कृष्ण के भगवत गीता से लेकिन अगर फॉलो करना है तो राम को फॉलो करो। कृष्ण के सारे सारे एक्टिविटीज क्वेश्चनेबल होते हैं ना। अब देखो कृष्ण ने 16,108 शादियाँ की, लेकिन राम सिर्फ एक पत्नी व्रत थे ना। उन्होंने जीवन भर सिर्फ एक ही के साथ था, सिर्फ सीता, और उसके अलावा कोई नहीं। तो जो सन होता है, सन इज रिप्रेजेंटेड बाय लॉर्ड राम। सन जो होता है मोरालिटी का कारक होता है। मोरालिटी, वो मोरालिटी पे काम करता है, वो बाउंड्री कभी नहीं तोड़ता। वो जो बोला है बस उसी पे काम करेगा। तो सन उस टाइप का राजा है। जिसका सन अच्छा होगा वो हमेशा मोरली राइट होगा। वो कभी भी ऐसा कोई बिहेवियर नहीं करेगा जो मोरली क्वेश्चनेबल हो। अब राम का लाइफ देखो, बहुत आइडियलिस्टिक लाइफ था। उनके लाइफ में कोई चीज़ क्वेश्चनेबल नहीं था। कृष्ण का लाइफ देखो, हर चीज़ क्वेश्चनेबल था, हर चीज़। जो इवन जन्म भी उनका इतना क्वेश्चनेबल था जन्म से लेकर मृत्यु तक हर चीज़। लेकिन राम का एकदम सीधा पूरा एकदम लाइफ जो बहुत आइडियलिस्टिक लाइफ। उसी तरह जिसका भी सन मजबूत होता है वो बहुत ही मोरली बेस्ट आदमी होता है, मोरली राइट होता है। राम के जीवन में आप देखोगे जब वो राजा बनने वाले थे, ऐसे अनाउंसमेंट हुआ था दशरथ ने कि कल राम का राजाभिषेक होगा। और जब वो अगले दिन सुबह उठते हैं राजाभिषेक के लिए तो उनको 14 वर्ष का वनवास मिल जाता है। बट ही नेवर क्वेश्चन, मतलब वो कभी क्वेश्चन नहीं की। वो चाहते तो उनका हक था, वो ले सकते थे, कोई वो उत्तराधिकार थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। बट ही फॉलोड हिज फादर इंस्ट्रक्शन ना। वो चुपचाप राज्य को त्याग दी और चले गए, क्योंकि वो जो लॉजिकली देखा जाए तो उनको राजा बनना चाहिए था ना। लेकिन मोरली ही फॉलो द मॉरल्स रूल ऑफ कंडक्ट, ही ऑबेड हिज फादर एंड वेंट टू फॉरेस्ट, ऐसे। तो जहाँ पे भी सन होता है आपके चार्ट में, जहाँ कहीं भी सन हो, नॉट जहाँ के भी सन हो, तो एक चीज आप जो सूर्यवंशी जो होते हैं, सूर्यवंशी के जो लाइफ में आप देखोगे ये चीज बहुत कॉमन देखोगे कि they get a time in the life when they have to decide between moral and logical. They choose moral things over logical things. जैसे मैं एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। रामायण से ही समझाता हूँ कि कैकेयी जो थी वो दशरथ को किसी युद्ध में सहायता की थी। तो कैकेयी को दशरथ ने 2 वरदान दिए थे कि तुम कभी भी ये 2 वरदान मांग सकते हो। तो उसी वरदान के लिए कैकेयी ने दशरथ से बोला था राम को 14 वर्ष का वनवास और जो राजा का जो पोस्ट है, जो राजगद्दी है, वो राम को न मिलके हमारे पुत्र भरत को मिले। तो जो भी सूर्यवंशी होते हैं उनकी जो वाइफ होती है, he will ask you something which will be morally right but logically wrong। जो भी सूर्यवंशी होते हैं, देखिए जैसे मैंने कैकेयी के बारे में बताया, कैकेयी जो पूछी थी वो इसका कोई लॉजिक नहीं था ना। क्यों वो ना अपने पुत्र को वन में भेज दे और राजगद्दी चाहिए, ये बहुत ही इलॉजिकल चीज़ था। किसी को पूरे अयोध्या में समझ में नहीं आया क्या हो गया कि मति को भ्रष्ट हो गया कि ऐसा क्वेश्चन पूछ रही। राम कभी ऐसा है नहीं, उसको कुछ प्रॉब्लम नहीं है ना।
कि उसको उसको राज मिले, भरत को या फिर वो कभी भी ऐसा नहीं करने वाला कि वो राजा बने तो भरत को नौकर बना देगा, कैकेयी को बंदी बना देगा, ऐसा कुछ भी नहीं था। ये सारे जो रीजन थे कैकेयी के इलॉजिकल थे, लेकिन मोरली शी वॉज राइट इन द सेंस दशरथ ने उनको 2 वरदान दिए थे, तो वो वरदान देते तो वो वरदान अपना मांग लेते, और वो अपने पति से मांग सकती है। कोई भी रानी है तो राजा से वो डिमांड कर सकती है, और डिमांड ही नहीं, वो उसका राइट भी था, क्योंकि राजा ने उसे 2 वर मांगने के लिए वचन दिया था। तो जो भी सूर्यवंशी होंगे उनके लाइफ में उनकी वाइफ जो होगी वो कुछ ऐसा डिमांड करेगी जो कि मोरली राइट होगा, लॉजिकली रॉन्ग होगा। अब देखो सीता ने भी राम से क्या डिमांड किया? सोने का हिरण। अब सोने का हिरण होता नहीं है ना, मतलब कि ये लॉजिकली अपने आप में रॉन्ग है ना। कौन क्या करेंगे सोने का ना? सीता और राम को ऐसे बोलते कि आप कायर हो, आप पकड़ नहीं सकते हो, इसलिए आप ऐसे ऐसे बहाना बना रहे हो ना कि ऐसा सोने का हिरण होता ही नहीं। बट शी वॉज वाइफ ऑफ लॉर्ड राम एंड एज ए वाइफ शी हैज राइट टू आस्क। वो उनकी धर्म पत्नी, और पत्नी को कोई चीज चाहता है, अच्छा लगता है, तो वो अपने पति से पूछती है। तो सूर्यवंशी मतलब जैसे मैंने बताया था शुक्रवंशी, चंद्रवंशी, उसी तरह सूर्यवंशी, यानी कि आपके लग्न में अगर लियो राशि हो, सन हो, एसेंडेंट के बहुत क्लोज हो, या सन और सैटर्न एक दूसरे को एस्पेक्ट कर रहे हो, या एक साथ बैठे हो, एक दूसरे के नक्षत्र में बैठे हो, या एक दूसरे के राशि में बैठे हो, तो ऐसे लोग सूर्यवंशी होते हैं। या फिर जो सूर्यवंशी नहीं है, उनका किसी के चार्ट में सन जहां पे भी बैठा हो, ठीक उससे 7वां घर, यानी कि उसके सामने वाला घर, इट विल डिमांड समथिंग विच विल कीप यू इन धर्म संकट। धर्म संकट means you have to decide either one of the 2 things. Either decide you have to sacrifice one of the house. Like for Cancer ascendant, if Sun is in 10th house, then he has to choose at one point of life. He has to choose either work life or family life. No? He will get a time when he has to decide. या मैं फैमिली को टाइम दे सकता हूँ, या अपने काम को टाइम, या अगर मैं फैमिली को टाइम देना है तो मेरे को जो काम कर रहा हूँ वो छोड़ना पड़ेगा, या अगर मैं काम को जो मैं काम कर रहा हूँ उसको अच्छा से करना है तो मेरे को फैमिली को छोड़ना पड़ेगा, बाहर जाना पड़ेगा। तो दिस धर्म संकट विल कम फॉर द पर्सन हु इज सिटिंग जस्ट अपोजिट टू दैट हाउस वेयर सन इज देयर, ही विल डिमांड। That person will his mother may be demand कि बेटा तुम नौकरी छोड़ दो, तुम घर पे आके रहो, है ना। But for Suryavanshi, his wife will demand. For others who are not Suryavanshi, the person who is sitting in the 7th house where sun is there, that person will demand, and we have to choose between that person and the place where sun is there, like that. Dasarath asked to give the boon. You will see when Sita asked, no? Sita asked for the golden deer. No? You see in the Lord Ram's horoscope, the Capricorn Rashi, Mars is there. And Capricorn is the Rashi of your karma. No? You see. So and Mars represent deer. Deers are represented by Mars, and Capricorn means gold. The Capricorn sign is the sign of gold. So that's why you will see his wife asked golden deer. When जब सीता ने ये चीज मांगा था गोल्डन डियर के बारे में, उस समय राम एज 38,
तो आपको ऐसा लगेगा 38, उसमें आप 12 जोड़ दीजिए, 12 घटा दीजिए, 24 घटा दीजिए, 24 जोड़ दीजिए। तो एट द एज ऑफ 38 दिस विल हैपन, द पर्सन विल डिमांड एट द एज ऑफ 38, या उससे 12 साल पहले या 12 साल बाद, मतलब जस्ट जोड़ के आप उस प्रोग्रेशन में जोड़ सकते हैं आगे पीछे। तो दिस 38 years इज वेरी इंपॉर्टेंट। एट दिस एज इट विल आस्क समथिंग टू सैक्रिफाइस। दिस टेक्निक इज वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक। जो बताया बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप ये एक टेक्निक अगर आप मास्टर कर लेते हैं तो आप बहुत कुछ प्रेडिक्ट कर सकते हैं चार्ट में, बहुत कुछ कि लाइफ में कब क्या होने वाला है, मतलब कि क्योंकि ये एक ड्रास्टिक चेंज होगा जहाँ पे वो धर्म संकट में पड़ेगा और उस समय उसके लिए ये चीज़ चूज करना। तो ही शुड चूज व्हाट इज मॉरली राइट, नॉट व्हाट इज लॉजिकली राइट। जब ये सिचुएशन आएगा तो आप अपने जीवन में जो मॉरली राइट है उस चीज़ को चूज करिए, तो सन आपको फिर साथ देगा। अगर आप लॉजिकली जो राइट है उस चीज़ को चूज करेंगे तो सन आपका साथ नहीं देगा, सन उससे खराब हो जाएगा। क्योंकि सन बहुत ही मॉरल प्लैनेट है, वो मोरालिटी पे काम करता है। जो सही है तो सही है ना, उसको ये मतलब नहीं है कि ना दूध में पानी मिला के बेच दे, उससे सन खराब होता है। उसको मतलब है मेरे को कम पैसा है, मेरे को कुछ पैसा नहीं, लेकिन मेरे को 1 लीटर दूध है तो मैं 1 लीटर दूध ही बेचूंगा, लेकिन मैं एकदम ओरिजिनल दूध बेचूंगा। दैट्स वाई एवरी सेकेंड हैंड थिंग्स यू डू योर सन बिकम्स बैड। कोई भी चीज़ जो सेकेंड हैंड चीज़ें करते हैं या पायरेटेड चीज़, कार्बन कॉपी, जीरोक्स, ये सब चीज़ों से जो सन है वो खराब होता है। आप पायरेटेड सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, पायरेटेड मूवी यूज करते हैं ना, डेटाबेस रखे अपने पूरे डुप्लीकेट चीज़ों का, उससे सन खराब होता है। सन वर्क्स ऑन मोरालिटी, इट ऑलवेज फर्स्ट हैंड काम करना चाहता है, सेकेंड हैंड काम करना नहीं चाहता। या Lord Ram got married at the age of 16 and he got kingdom at the age of 40. So 40 minus 12 around comes 28. So wherever sun is, जहाँ पे भी सन हो वहाँ पे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। 16 साल की उम्र में, 28 साल की उम्र में, 40 साल की उम्र में, ये तीनों साल की उम्र में सन वहाँ पे बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। एक शर्त है कि सिर्फ वो राहु उसको देख ना रहा हो या राहु से एफिक्टेड ना। अगर राहु उसको देख रहा हो, राहु से एफिक्टेड होगा तो फिर वो अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाएगा। At the age of 38, Lord Sita asked for golden deer. अब सीता जब वनवास में थी तो वनवास के लास्ट पड़ाव में उसने वो गोल्डन डियर मांगा था। उसका सीता हरण हुआ था, 6 महीना तक वो लंका में रहे। तो एट द एज ऑफ 38 सीता asked for golden deer, and at the age of 38 Kaikeyi asked the boon to Raja Dasrath, these 2 boons. So you will see wherever your sun is between 36 to 42, this time period gap, it will ask you something. It will ask you for sacrifice. It will ask you to sacrifice something. जैसे दशरथ के जीवन में ही उनको सैक्रिफाइस करना पड़ा, अपने पुत्र जो भी था, और उन्होंने प्राण भी त्याग दिए। इतना बड़ा सैक्रिफाइस को हैंडल नहीं करता। राम वो गोल्डन डियर के पीछे गए, उनको अपने वाइफ को सेक्रीफाइस करना पड़ा। तो जहाँ पे भी सन होगा वहाँ पे ये चीज़ें सेक्रीफाइस करने के लिए आपसे बोलेगा। सेक्रीफाइस इन द सेंस
वो आपको दो ऑप्शन देगा, जैसे मैंने बताया आइदर दिस और दिस। अगर अगर दशरथ के पास दो ऑप्शन था, इधर वो कैकेयी को बात मान ले, राम को वन भेज दे, या फिर कैकेयी को जो वचन दिया था वो बोले कि कोई वचन नहीं, मैं राम को ही राजा बना रहा हूँ, है ना, ऐसा चीज़। तो इसी टाइप का कुछ दो ऑप्शन देगा। राम के पास भी दो ऑप्शन था, वो सीता को बोल सकते थे ये सब मुझे नहीं लाना है, ऐसा कुछ होता नहीं, या फिर सीता को प्लीज करना है तो फिर उनको वो हिरण को पकड़ने चलो। तो आइदर he has to please Sita or either he has to lose the Sita if you go. So like that, some two options will be there. You have to select one of the option. At the age of 25, राम went to the forest. 25 साल की उम्र में राम वनवास जाते हैं। तो 25 साल की उम्र में सन जहाँ भी है वहाँ से जो 9th हाउस है वो एफ्लिक्ट होता है। At the age of 37th, at the age of 38th, सन जहाँ भी है वहाँ से 7th हाउस एफ्लिक्ट होता है। एंड एट द एज ऑफ 40, सन जहाँ भी होता है वहाँ से 5th हाउस एफ्लिक्ट होता है। मैं लिख देता हूँ ये क्योंकि बहुत सारे डेटा है, कभी कभी दिमाग से निकल जाएगा। $38, 25 और 40। 25 में राम कहाँ गए थे? वनवास गए थे। तो 9th जो हाउस हुआ एट द एज ऑफ 25, 9th हाउस will get affected. At the age of 38, 7th house will get affected. At the age of 40, 5th house will get afflicted. Now मैंने ये चीज़ जो बताया 38, 25, 40, इसके पीछे कुछ तो लॉजिक होगा। मैं चाहता था यहाँ तक बता के भी छोड़ सकता, लेकिन मैं आपको इसको पीछे समझाऊंगा कैसे ये स्टोरी से रिलेटेड है। At the age of 38, जो कैकेयी थी उसने दो वरदान मांगे थे। सीता ने गोल्डन ईयर मांगे थे, ठीक है। तो जो 7th हाउस होता है वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं? हमारे वाइफ को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसलिए 7th हाउस एट द एज ऑफ 38, 7th हाउस फ्रॉम सन get affected. At the age of 25, Dasharatha asked Ram to go to one, and Dasharatha passed away. 9th house was your father. Right? So 9th house gets affected. At the age of 40, Ram came back from वनवास। राम वापस आते हैं वनवास से और फिर से राजगद्दी उनको मिलता है, फिर से वो ऑनर मिलता है, फिर से जो ऑनर जो उनका छीन लिया गया था वो ऑनर फिर से उनको रिवार्ड किया जाता है, उनको राजगद्दी पे बैठा के अभिषेक किया था और राजा घोषित किया जाता है। तो 5th हाउस, पहले मैं 5th हाउस बताया था। 5th हाउस इज योर चेयर। The 5th house get activated at the age of 40. सेम चीज अगर राहु और केतु के साथ हो तो फिर वो रिजल्ट नहीं देगा। अगर सन राहु या केतु के साथ हो इट विल नॉट गिव दिस रिजल्ट्स, बिकॉज राहु
केतु जो है उनके दुश्मन है एक्चुअली। सन लाइक डिसिप्लिन, राहु डजंट लाइक डिसिप्लिन। सन जिस भी हाउस में बैठा रहेगा या जिस भी ग्रह के साथ बैठा रहेगा, जिस भी राशि में बैठा रहेगा, उस राशि या उस ग्रह से रिलेटेड कुछ सिग्निफिकेंस होगा, उसके लिए सेक्रीफाइस मांगेगा। जैसे मान लीजिए सन अगर मरकरी के साथ बैठा और मरकरी कंबस्ट हो, तो वो ही विल आस्क टू सेक्रीफाइस समथिंग अबाउट योर आंट, और समथिंग जो मामा के घर से या फिर बुआ के घर से, जो फुआ बोलते हैं हम लोग, उनके या फिर जो सिस्टर जो फैमिली होती है उनके घर से, उस चीज़ों से रिलेटेड कुछ सेक्रीफाइस डिमांड करती है। इसीलिए जिस भी घर में सन बैठा हो उस घर से रिलेटेड कुछ डिजायर नहीं रखेगी, क्योंकि जो भी डिजायर रखेगा उसको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। सन तीसरे घर में रहेगा। सन इन थर्ड हाउस मेक्स ए पर्सन वेरी मच टैलेंटेड इन हैंडवर्क, जो भी हाथ के काम होते हैं उससे बहुत टैलेंटेड रहता है। सन इन सिक्स्थ हाउस, सिक्स्थ हाउस इज द हाउस ऑफ सर्विस, सर्वेंट हाउस। तो वहाँ पे जब सन जाता है तो वो बहुत ही डिसिप्लिन में काम करता है ना। वो बॉस का फेवरेट, जो आदमी सिक्स्थ में जाता है ना, वो बहुत अच्छा काम करता है, उससे बॉस बहुत खुश रहता है। उसके जो कंपनी के या जहाँ पे वर्किंग करता है वहाँ पे जो उनके मैनेजर होंगे, क्योंकि वो हर चीज़ सिस्टमेटिक करता है, डिसिप्लिन में करता है ना। वो जो बोला हाँ 9 बजे तक देना है तो 9 बजे दे देगा। ऐसे लोगों के तो बॉस बहुत पसंद रहते हैं उनसे, लेकिन उनके कलीग्स बहुत पसंद रहते हैं। वो हमेशा कलीग्स को रूल्स रेगुलेशन बताते रहता है, ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा है। सन इन सिक्स्थ हाउस मतलब उसको वाइफ से नहीं पटेगी, क्योंकि वो वाइफ को भी रूल्स रेगुलेशन समझाते रहे। वाइफ को भी रूल्स रेगुलेशन समझाएगा तो दोनों के बीच में प्रॉब्लम आ जाएगा। तो उसका ऑब्वियसली प्रोफेशनल लाइफ बहुत अच्छा होता है, बॉस उससे खुश रहता है, लेकिन घर का लाइफ जो फैमिली लाइफ होता है वो बिगड़ जाता है। सन जो फिफ्थ हाउस होता है उससे आपके लव अफेयर्स भी देखे जाते हैं। अगर फिफ्थ हाउस में बैड प्लैनेट्स हैं तो उस आदमी को कभी ऐसे मतलब लव अफेयर्स नहीं होते किसी से। जैसे मान लीजिए बैड प्लैनेट में सन है, सैटर्न है, राहु है, केतु है, तो ऐसे आदमी को कभी लव होने ही नहीं देता है दूसरे से। मार्स सैटर्न राहु इन एरीज साइन विल नॉट गिव लव। सैटर्न भी रहेगा तो वो नहीं होने देगा। सैटर्न इज ऑल्सो ए क्रूएल प्लैनेट, और सैटर्न जो है वो सन का एनिमी भी है। सैटर्न और सन के बीच में एकदम 36 का आंकड़ा है, और सन जो है किंग है, वो रॉयल फैमिली से बिलोंग करता है, और जो सैटर्न है वो क्षुद्रा है, वो नीचे के लोगों को रिप्रेजेंट करता है, लेबर क्लास। और दोनों एकदम अपोजिट है, तो दोनों का बनता नहीं है। सैटर्न और सन में लगभग दुश्मनी चलता है ऐसे, तो इसलिए अगर सैटर्न फिफ्थ हाउस में बैठा हो तो उसको अच्छा नहीं माना जाता। वो कभी फिफ्थ हाउस से रिलेटेड चीज़ें होने नहीं देगा ठीक से। फिफ्थ हाउस आपके डाइजेशन को शो करता है, स्टोमक को। तो आपके डाइजेशन, जिनके फिफ्थ हाउस में सैटर्न हो उनको कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम होता है, क्योंकि वो डाइजेशन प्रोसेस बहुत स्लो कर देते हैं। फिफ्थ हाउस सैटर्न जो होगा वो फिफ्थ हाउस से इंटरटेनमेंट देखते, तो वो आदमी ओल्ड मूवीज देखेगा। सैटर्न मतलब ओल्ड थिंग्स, तो वो बार बार जो मूवी देखा हुआ पहले से वही मूवी फिर से देखेगा। उसका जो इंटरटेनमेंट का जो ये होगा वो रिपीटेटिव होगा ना, वही मूवी 2 बार देखेगा, 4 बार देखेगा, इस टाइप से।
सैटर्न 5th हाउस अगर रेट्रोग्रेड हो तो वो इफेक्ट और भी ज़्यादा होता है। सैटर्न 5th हाउस में वो आदमी को रिस्पेक्ट नहीं मिलेगा। सैटर्न 5th हाउस, वैसे 5th हाउस से हम ऑनर देखते हैं ना, रिस्पेक्ट देखते हैं, वो चीज़ में प्रॉब्लम होगा। या 5th हाउस से प्रमोशन का देखते हैं और 6th हाउस ऑनर का होता है। अगर 10th हाउस है उसका लॉर्ड अगर 5th हाउस से कनेक्टेड है तो वो आपको प्रमोशन देता है। अगर 10th लॉर्ड अगर 8th हाउस से कनेक्टेड है तो वो आपको जॉब में डिमोशन देता है। अगर 10th लॉर्ड 12th लॉर्ड से कनेक्टेड है तो वो आपको जॉब में ट्रांसफ़र देता है ना। 5th, 8th एंड 12 प्रमोशन, डिमोशन एंड ट्रांसफ़र। फिफ्थ हाउस इज योर पूर्व पुण्य। पूर्व पुण्य मतलब कि पिछले जन्म के कर्म जो है, पिछले जन्म का जो पुण्य है उसको दिखाता है 5th हाउस। 5th हाउस लव अफेयर दिखाता है, गर्लफ्रेंड दिखाता है। तो आपकी गर्लफ्रेंड जो है आपके प्रीवियस पुण्य के कारण, आपके पास्ट कर्म के कारण आपको मिलते हैं। अगर 5वें का 8वें से कनेक्शन है तो आपको पराविद्या का नॉलेज होगा, जिसको अकल्ट साइंस बोलते हैं ना। 8th हाउस जो होता है वो अकल्ट साइंसेस का होता है, और जो 5th हाउस होता है वो एजुकेशन का होता है। तो एजुकेशन और अकल्ट साइंस जो पराविद्या है, अगर दोनों का कनेक्शन मतलब कि आप उस चीज़ के बारे में पढ़ोगे। मोस्ट ऑफ द जो एस्ट्रोलॉजर होते हैं या फिर जो भी ऐसी चीज़ें जानते हैं ना, जो हीलिंग की चीज़ें जानते हैं, जो अकल्ट साइंस से जानते हैं, जो बहुत रेयर होता है ना, जिनके में ये ताकत होती है कि कोई चीज़ ठीक कर काउंसलिंग करने की, या ऐसे ऐसे जो रेयर चीज़ें हैं ना, इनके देखोगे 8th हाउस और 5th हाउस में कनेक्शन रहता है। ज़्यादातर एस्ट्रोलॉजर के 8th एंड 5th हाउस में कनेक्शन होगा, तभी वो एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं। कहीं ना कहीं आपको कनेक्शन होगा। मेरे जो 5th हाउस है और 8th हाउस है, दोनों का जो लॉर्ड है सेम, और वो 10वें घर में बैठा है। 10वें घर हमारे कर्म का कारक होता है। अब आप लोग जितने लोग एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं, आप देखोगे आपके आप में भी कहीं ना कहीं कनेक्शन होगा, तभी आप ये जो रेयर जो सब्जेक्ट मैटर होता सीख रहे हैं। किसी का 8th एंड 5th हाउस कनेक्शन है और उसको 8th हाउस का जो लॉर्ड है उसके दशा में अगर उसको गर्लफ्रेंड मिलता है तो वो गर्लफ्रेंड उसके प्रीवियस पुण्य के कारण मिल रहा है। दैट गर्लफ्रेंड, वो जो गर्लफ्रेंड होगी वो उसकी लाइफ में कुछ समय तक रहेगी, उसका छोड़ के चली जाएगी। क्यों चली जाएगी? क्योंकि वो उसका कर्मा था, उसका जो पिछले लाइफ जा रहा था उसी कारण उसको गर्लफ्रेंड मिला था, और वो जब कर्मा उसके साथ वो खत्म हो जाता है तो वो फिर उसको छोड़ के चली गई। वो मतलब कि जो डेट था वो ऋण चुकता करने के बाद वो गर्लफ्रेंड उसको वापस छोड़ के चली जाएगी। देन ही हैज टू सफर फ्रॉम दैट। गर्लफ्रेंड उसको मतलब चीटिंग होगा उसके साथ या कुछ ऐसा चीज़ होगा कि वो छोड़ के चले जाएगी। अगर सैटर्न राहु है तो जरूर राहु जहाँ पे रहता है वहाँ पे चीटिंग इन्वॉल्व रहता है। अगर इन दोनों का जो लॉर्ड है वो राहु हो या सैटर्न हो। ओके, फिफ्थ हाउस इज योर चेयर। 5th हाउस में जो मंत्र जाप, 5th हाउस योर देवता। मंत्र जाप जो होता है वो 5th हाउस से देखते हैं, देवता जो होता है 5th हाउस से देखते हैं। तो 5th हाउस का जो भी लॉर्ड है, आप उस देवता को पूजा करो तो आपका 5th हाउस अच्छा होता है। जैसे मान लीजिए आपके 5th हाउस में सैटर्न हो, राहु हो, तो आप काल भैरव की पूजा करते हो। 5th हाउस में वेनस हो तो किसी देवी की पूजा करते हो ना। तो ऐसे अगर सन हो तो सन इज वेरी सात्विक प्लैनेट, यू वर्शिप सम राम, विष्णु, लाइक दैट। सैटर्न, राहु, दिस थिंग में सम उग्र देवता, लाइक उग्र मीन्स काल भैरव काइंड ऑफ थिंग।
जब आप 5th हाउस के जो देवता उनको वर्शिप करते हो तब तभी आपको रिजल्ट मिलेगा, जो भी आपको प्रीवियस पुण्य है वो सब चीज़ का रिजल्ट, क्योंकि दैट देवता विल हेल्प यू टू गिव दैट रिजल्ट। मार्स और वेनस इन 5th हाउस इन एरीज एंड द पर्सन विल हैव लव अफेयर्स। मैं याद है वेनस और मार्स के बारे में बताया था। वेनस जो है रिलेशनशिप का कारक होती है और मार्स जो है पैशन का कारक होती है। और एरीज साइन लाइक यू ऑलवेज वांट समथिंग न्यू, समथिंग बिग, सम चेंज। तो जब भी मार्स और वेनस अगर एरीज साइन 5th हाउस में है तो ही विल हैव मेनी लव अफेयर्स, ही विल कीप ऑन चेंजिंग पार्टनर्स क्विकली। बहुत जल्दी गर्लफ्रेंड बनेगी भी, बहुत जल्दी छूट भी जाएगी, फिर दूसरी बनेगी। अगर 5th हाउस का कनेक्शन 6th हाउस से होता है तो फिर झगड़े भी होते हैं, क्योंकि छठा घर है झगड़े का है। 5th हाउस का 7th हाउस से कम्बिनेशन होता है तो फिर वो लव मैरिज होता है। 5th हाउस का कनेक्शन 8th हाउस के साथ हो जाए तो वो मैरिज के बाद वो भाग भी जाते हैं लोग, लोग बोलते हैं ना शादी करके भाग गया, उस टाइप से चीज़ें होती है। 5th हाउस का 12 के साथ होगा तो लव के बाद उसको लॉसेस होंगे, जहाँ भी उसका लव अफेयर्स होंगे उसके कारण उसको लॉसेस होंगे। 12 की लॉसेस का साइन है। 12th लॉर्ड इन 5th, 12वां घर का समय अगर 5वें में तो कभी कभी ये कंसीविंग का प्रॉब्लम देता है। ये आपको बहुत सारे चार्ट पे टेस्ट करके देखना पड़ेगा, क्योंकि ये उतना टेस्टेड टेक्निक नहीं, लेकिन ऐसा चार्ट में देखा गया है। कहीं कहीं पे आप देखोगे 12वां जो लॉस का होता है, 5वां आपका प्रोजेनी का होता है। तो जो लॉस का जो स्वामी अगर वो प्रोजेनी में आता है तो आपको कंसीविंग में प्रॉब्लम होता है। ठीक है, इससे आगे पहले बढ़े, अगर किसी का कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, और तो कोशिश करेंगे पहले उस क्वेश्चन का आंसर दे फिर आगे बढ़ेंगे। तो आप अभी कमेंट में डाल सकते हैं कोई क्वेश्चन है तो। अच्छा, ये पहले का कमेंट है। ओके, कुछ अगर कोई क्वेश्चन आता है तो बताइए। ओके, ठीक है। फिफ्थ हाउस इज योर स्पेकुलेशन। जो 5वां जो घर है वो आपके स्पेकुलेशन को दिखाता है। अगर 5th हाउस एफ्लिक्टेड है उसको स्पेकुलेशन नहीं करना चाहिए, नहीं तो उसको वो अच्छा स्पेकुलेशन नहीं कर पाएगा। बहुत लोग आते हैं ऐसे पूछने शेयर मार्केट के बारे में, अगर शेयर मार्केट में जॉब करते हैं तो हमको शेयर मार्केट में जॉब करना चाहिए कि कुछ। ओके, हाँ, कुछ सन इन 4th हाउस व्हाट टू सैक्रिफाइस। सन इन 4th हाउस मीन्स होम, मदर ना। तो इट विल आस्क what is the 7th house from sun? The 7th house from sun is the 10th house. So your work life will demand something. आपका जो वर्क लाइफ होगा वो कुछ ऐसा डिमांड करेगा जो आपको घर को छोड़ के बाहर जाना पड़ेगा, है ना। आपको चूज करना पड़ेगा घर पे रह के अपनी माँ की सेवा करे ना, या फिर माँ को छोड़ के हमको वर्क के लिए बाहर रहना पड़ेगा। तो जो दोनों हाउस है 4th और 10th, दोनों के बीच में कुछ ऐसा कुछ डिमांड करेगा जो आपको करना पड़ेगा। तो आप उससे मोरली जो राइट है वो सेलेक्ट करो। जैसे वर्क लाइफ भी ठीक है, आप लॉजिकली देखोगे तो बोले कि काम के बिना कैसे रह सकते हैं, पैसा नहीं आएगा तो। लेकिन मोरली क्या राइट है कि माँ जो है, माँ का सेवा करना बहुत जरूरी है, क्योंकि माँ ने आपको इतना कुछ दिया है आपके लाइफ में ना। अनसेल्फिशनेस जो माँ का देखने को मिलता है आपको शुरू से लेके, बचपन से लेके आपके एंड तक, वो आपको हर चीज़ में
तो जब आप मोरली जो राइट है उस चीज़ को सिलेक्ट करते हो तो फिर सन आपके साथ होता है, आपके बगल में खड़ा होता है आपको हेल्प करने के लिए। अगर आप लॉजिकली जो राइट है उसको सिलेक्ट करते हो तो सन फिर उससे खराब होता है। तो यही क्राइटेरिया है, जो भी उसके सामने का करो, जो 7th हाउस है वहाँ से उस चीज़ के और उस चीज़ के बीच में कोई चीज़ ऐसा डिमांड करेंगे। एक और सन इन 7th हाउस। सन इन 7th हाउस मीन्स वाइफ, वाइफ विल डिमांड समथिंग। You have to choose between your wife and yourself. Yeah. Like Kaikeyi asked to Dasrath, like Sita asked to Lord Ram. Wife demanded. सन एंड मी इन 7th हाउस। Son and मी मतलब यहाँ इंग्लिश ठक्कर। mean, M-E-N. एमी मतलब अपने आप को बोल रहे हैं। ओके ओके ओके, नहीं सन एंड मरकरी इन 7th हाउस ऐसे कुछ होगा। अच्छा, एमी मीन्स मरकरी। ओके, मरकरी रिप्रेजेंट जो भी आपकी बुआ होती है, जो आंटी होती है, सिस्टर फैमिली होती है, मामा मामी होती है, उन लोग के लाइफ को रिप्रेजेंट करती है। तो इट विल आस्क समथिंग रिलेटेड टू देयर लाइफ, टू सैक्रिफाइस फॉर देम, लाइक दैट। तो जो भी प्लैनेट सन के साथ होगा, अगर मरकरी कंबस्ट है वहाँ पे, तो वो पक्का वो 100% श्योर कि दे विल आस्क टू सैक्रिफाइस समथिंग फॉर योर बुआ या मामा मम्मी और समथिंग लाइक दैट। आपको हो सकता है मामा के लिए या मामी के लिए आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा, कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ेगा उनके लिए, उनकी जॉब के लिए या कुछ ऐसे। सन इन 5th हाउस इन अरेज विथ मार्स वीनस एंड मर्करी। ओके, सन इन 5th हाउस, ओके, विथ मार्स वेनस एंड मर्करी, 4 प्लैनेट है। इस कंसेप्ट को बहुत अच्छा से समझना पड़ेगा। देखिए सन जो मरकरी जो होता है ना, मल्टीप्लिसिटी देता है। तो मार्स ये आदमी को मल्टीपल अफेयर्स होंगे ना, क्योंकि मरकरी होता है, एक तो मार्स और वेनस है तो वो अफेयर्स देते हैं और मरकरी उसको मल्टीप्लाई करता है। लेकिन यहाँ पे एक फैक्टर और देखना पड़ेगा, सन और मरकरी कितना क्लोज है। अगर सन मरकरी के बहुत क्लोज होता है तो सन उसको बहुत डिसिप्लिन में करके वो उसको मल्टीप्लाई नहीं होने देता उस चीज़ को, क्योंकि मल्टीप्लिसिटी का जो चीज़ें होती है वो सन उसको कम कर देता है। नॉनसेंस, लाइन कट गया। इन्वर्टर वाला लाइन नहीं, इन्वर्टर ऑन जस्ट एक मिनट। जस्ट वो लाइन कट गया था। तो हाँ, तो वो चीज़ देखना पड़ेगा। तो ये जो कंसेप्ट है ना, मैं इसको थोड़ा अच्छा से फोटो बना के समझाता हूँ क्या होता है। क्योंकि आजकल जनरली मैं देखता हूँ कंसल्टेशन के जो बहुत लोग आते हैं उनके लव लाइफ से रिलेटेड बहुत प्रॉब्लम होता है। तो अगर आप इस चीज़ को समझोगे तो बहुत अच्छा होगा, आपको कंसल्टेशन में बहुत हेल्प करेगा और आपको कुछ कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। पहला घर होता है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और 12वां।
राइट। अब इसमें जो पांचवा घर होता है उससे लव अफेयर्स हम लोग देखते हैं। खैर जो भी है, इस टॉपिक को हम लोग कल डिस्कस कर लेंगे। आज बार बार लाइट आ रहा है जा रहा है। तो जो फिफ्थ हाउस जो है, अगर उसका फिफ्थ हाउस से लव अफेयर देखिए, ठीक। अगर सेवेंथ हाउस का लॉर्ड अगर फिफ्थ हाउस में है तो ऐसे आदमी का लव मैरिज होता है, मोटा मोटी समझ लीजिए थे, ठीक है। अच्छा। तो लव देखिए कि कितने प्रकार के लव होते हैं कनेक्शन। फिफ्थ हाउस का कनेक्शन 11th हाउस के साथ हो, तो ऐसे जो 11th हाउस का दिखाता है हमको प्रॉफिट गेंस, ये सब चीज़ के बारे में दिखाता है। ठीक हो गया? हाँ, अभी ठीक है, उसको दोबारा देख रहा हूँ। फिफ्थ और 11th कनेक्शन फिफ्थ हाउस का कनेक्शन अगर 11th हाउस से हो तो उसको प्लूटोनिक लव बोलते हैं। 11th हाउस जो होता है वो आपको प्रॉफिट का होता है, सोशल सर्किल का होता है। ऐसे जो लव होते हैं वो बहुत सबसे प्योर फॉर्म ऑफ लव होते हैं। जैसे एक माँ का अपने पुत्र के प्रति, माँ अपने पुत्र से निस्वार्थ भाव में प्रेम करती है और पुत्र अपने पुत्र से करता है ना। ऐसे लव में कुछ डिमांड नहीं होता, कुछ सामने वाले से कुछ चाह नहीं होती कि रिटर्न में हमको कुछ मिले। ही जस्ट लव्स बिकॉज ही लाइक्स इट, दैट्स ऑल। जैसे माँ का अपने पुत्र के प्रति प्रेम होता है, तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ वही प्रेम प्लूटोनिक है। एक दूसरे आदमी का दूसरे व्यक्ति के प्रति भी वैसा लव हो सकता है, एक दूसरे गर्ल के प्रति भी वैसा लव हो सकता है, जिसमें वो सिर्फ जैसे बोलते हैं गोपियों का जो कृष्ण के प्रति लव था वो उसका एक प्लूटोनिक लव, प्योर फॉर्म ऑफ लव। मीरा का जो कृष्ण के प्रति लव था ना, कृष्ण में कुछ दे या ना दे, हम कृष्ण से हमेशा प्रेम करते रहेंगे और हम उसी में खुश हैं, हमको कुछ रिटर्न में नहीं चाहिए। तो अगर फिफ्थ हाउस का कनेक्शन 11 से दिखता है तो ऐसा लव होता है लोगों को। फिफ्थ हाउस का कनेक्शन 8th हाउस से या 12th हाउस से दिखेगा।
8th हाउस से 12th हाउस से, इसको फिजिकल लव बोलते हैं। 8th हाउस जो होता है आपके सेक्सुअल ऑर्गन्स को डिनोट करता है, जो 12th हाउस होता है आपको बेड प्लेजर्स को डिनोट करता है। तो ये दोनों चीज़ जो हम बोलते हैं फिजिकल लव, मतलब उनका जो संबंध होता है, अवैध संबंध होता है, उस टाइप के लव को डिनोट करते हैं। 5th, 8th और 12th अगर तीनों हाउस इन्वॉल्व हो तो स्कैंडलस लव। स्कैंडलस लव मतलब कि वो पूरे चर्चे में आ जाएंगे, वैसे लव से समाज को प्रॉब्लम होने लगेगा, उनका नाम बदनाम होगा ना? क्योंकि एक जो है वो सीक्रेट, ये एक जो है ऐसी चीजें रहती है, हिडन चीजें, सीक्रेट चीजें, या फिर सडन, या फिर इसको बोल सकते हो इंसल्ट। 12th जो होता है लॉस का कारण होता है। तो जो इंसल्ट और लॉस का जो कारण जो मिल जाता है लव के साथ, तो वो स्कैंडलस लव का आप नेचर जानते हैं, जो चर्चे में आ जाते हैं, सुर्खियों में जाते हैं कि अरे फलना का लड़का तो ऐसा निकल गया, उस लव से समाज को प्रॉब्लम होने लगता है, वैसे लव को स्कैंडलस लव बोलते हैं। इस लव से समाज को प्रॉब्लम नहीं होता, ये ठीक है, ये चलेगा, ठीक है। लेकिन जहाँ पर भी 8 और 12 दोनों इन्वॉल्व हो जाएंगे तो फिर समाज को प्रॉब्लम। बहुत क्वेश्चन आ गया। हाँ, बहुत सारे क्वेश्चन मैं डील करूँगा, लेकिन इस कंसेप्ट को पहले समझने की कोशिश करिए। What it means 5th house connection with 8th house? 5th और 8th हाउस का मतलब क्या है? नेचर समझिए, दोनों घर का नेचर समझिए। 5th हाउस जो है क्या है, हमारे लव और अफेयर्स को दिखाता है, ठीक। 8th हाउस क्या है, 8 जब स्कॉर्पियो सन में पढ़े नहीं है, लेकिन आप स्कॉर्पियो सन पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, लेकिन तो भी आपने 8th हाउस का क्वालिटीज देखा है एटलीस्ट। 8th हाउस जो होता है वो हिडन चीज़ें दिखाती है, सीक्रेट चीज़ें दिखाती है। 8th हाउस जो होते हैं हमारे प्राइवेट पार्ट, नीचे वाले जो सेक्सुअल ऑर्गन है उसको रिप्रेजेंट करती है। तो अगर लव अफेयर्स में अगर वो पार्ट इन्वॉल्व हो जाता है तो इसमें फिजिकल लव उसको बोल सकते हैं। पहला जो लव था इसमें फिजिकल लव नहीं था, क्योंकि 5th और 11 बहुत ही जो हम लोग बोलते हैं ना सबसे प्योर फॉर्म ऑफ लव होता है। लेकिन और 12th हाउस है, फिर जो लव अफेयर से उसका अगर 12th हाउस के साथ कनेक्शन हो जाता है, 12th हाउस बेड प्लेजर को भी रिप्रेजेंट करता है। बेड प्लेजर मतलब उसके साथ बिस्तर पे सोया होगा, समझ रहे, ऐसा लव जो अब आजकल के बहुत, आजकल ये कॉमन है, इंडिया में उतना कॉमन है तो बाहर के देश में बहुत ही कॉमन है। इसलिए मैं थोड़ा ये डिटेल में बता रहा हूँ। तो अब आप नेचर समझते हैं। 5th हाउस का कनेक्शन हर हाउस से करके देखिए, उस हाउस का क्या नेचर है, उसके उस टाइप का लव लाइफ वो एक्सपीरियंस करेगा अपने जीवन में। फिर 5th, 8th और 12 अगर तीनों इन्वॉल्व हो जाए तो पूरा उसको बदनाम करके रख देगा। ऐसे डोनाल्ड ट्रंप का जो लाइफ है वो मतलब उतना बड़ा आदमी तो भी हिज लव लाइफ जो भी उसका स्कैंडल लाइफ है वो पूरा फेमस है दुनिया भर में, सब कुछ जानता है, क्योंकि उसका 12th हाउस में वो कनेक्शन है, वेनस, मार्स ना, सैटर्न, वो उसको पूरा उजागर कर दिया। ठीक, ये हुआ ब्रेक ऑफ लव। लव में कभी भी ब्रेक होने के लिए 6th हाउस का इन्वॉल्वमेंट होना जरूरी है। 5th, 6th, 8 रहेगा, 5th, 6th, 12th रहेगा, 5th, 6th, 8, 12। अगर ये कॉम्बिनेशन आप कहीं पे भी दिखने को मिल रहा है, ये जो 6th हाउस क्या चीज का हाउस होता है, डिस्प्यूट का हाउस होता है, लड़ाई झगड़े का हाउस होता है। लव तो होगा लेकिन उसमें डिस्प्यूट होगा तो उससे क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा। 12 के साथ लॉसेस का भी साइन है, डिस्प्यूट का साइन है। गर्लफ्रेंड होने का लॉस होगा, झगड़े होंगे, डिस्प्यूट होगा,
5, 6, 8, 12 स्कैंडलस होगा, स्कैंडलस लव होगा, डिस्प्यूट होगा, झगड़े होंगे, कोर्ट केसेस होंगे, वो सारी चीज़ इसमें इन्वॉल्व हो जाएंगी। तो ये हुआ ब्रेक ऑफ लव। क्वेश्चन है लियो इन 9th हाउस विथ सैटर्न। हाँ, वो एक एक केस स्टडी हम डिस्कस नहीं करें, हम कंसेप्ट समझाने की डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। हिडन लव, हिडन लव कब होगा? जब 4th हाउस इन्वॉल्व हो जाएगा तब। 4th, 5th, 8 या 4th, 5th, 12th हाउस होगा तो हिडन लव। हिडन लव मतलब ऐसा नहीं कि वो प्रेम करेंगे और एक्सप्रेस नहीं करेंगे, वो लव नहीं। वो प्रेम होगा, संबंध होगा, दोनों जानते भी होंगे, लेकिन वो मतलब उतना बाकी लोग नहीं जानते होंगे, वो दोनों आपस में जानते हैं, ऐसा है ना। उस टाइप का जो चीज़ होता है उसको हिडन लव बोलते हैं। तो उसमें 4th हाउस अगर इन्वॉल्व होगा तब, 5th और 8 या 5th और 12th के साथ अगर 4th हो तो उसको हिडन लव बोलते हैं। इसी में अगर मरकरी इन्वॉल्व हो, प्लैनेट, मरकरी क्या होता है? यंगर, अपने से यंगर के साथ वो लव अफेयर होगा। या फिर मरकरी क्या होता है? मल्टीप्लिसिटी का कारक होता है। एक से ना देखे 2-3 के साथ वो अफेयर देगा, ऐसे। उसी तरह अगर सैटर्न हो, सैटर्न ओल्ड एज ग्रुप है, तो अपने से ओल्ड पीपल के, अपने से ज़्यादा उम्र के, ज़्यादा एज के लोगों के साथ अफेयर दे, या वो उस लोगों से ज़्यादा प्रेम करेगा जो ज़्यादा एजेड हो गए, है ना। अपने अपने दादी से, दादा से, उन लोगों से ज़्यादा उनका प्रेम रहेगा, उन लोगों से ज़्यादा स्नेह रहेगा। जुपिटर रहेगा, अगर जुपिटर 5th हाउस के साथ इन्वॉल्व है, इसमें अगर जुपिटर इन्वॉल्व है किसी भी लविंग रिलेशनशिप में है, तो वो हमेशा 2 देगा। उसके दो गर्लफ्रेंड हो सकते हैं, 2 आदमी हो सकते हैं जिससे वो उस टाइप का प्रेम करता हो। एक आदमी था जिसका 5th हाउस लॉर्ड और 7th हाउस लॉर्ड दोनों कनेक्टेड थे 12th हाउस में। 5th हाउस लॉर्ड जुपिटर, उसके 2 गर्लफ्रेंड थे, लेकिन शादी एक ही से हुआ, लेकिन गर्लफ्रेंड 2 थे। जुपिटर इन्वॉल्व था वहाँ पे। राहु केतु रहेंगे, अगर राहु केतु या सैटर्न, तो आउट ऑफ कास्ट पीपल, तो बोलते हैं ना दूसरे जात में विवाह हो गया, आउट ऑफ कास्ट, क्रीड या दूसरे धर्म में विवाह हो गया, राहु केतु और सैटर्न इन्वॉल्व रहेंगे। इसको एक्चुअली शॉर्ट में हम लोग राकेश बोलते हैं, राकेश, राहु केतु सैटर्न। तो ये रहे तो वो दूसरे जातियों के, अन्य जातियों के, अन्य प्रदेश के लोगों के साथ वो लव अफेयर देता है। तो ये शॉर्ट में मैं यही समझाने की कोशिश करूँ कि आप चीज़ों को रटिए मत, आप अपना चार्ट खुद देखिए ना, एक और उसमें समझने की कोशिश करिए 5th हाउस का कनेक्शन किसके साथ है, कौन से ग्रह के साथ है, उसका कैसा इफेक्ट आ रहा है। या अगर कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा तो लेंगे। What is means 5th house connection with 8th house? How to see 2 house connection to each other? Okay. मैरिज कब होगा, ईयर डेट एक्सेट्रा। देखिए बिजनेस एंड जॉब हाउ टू प्रेडिक्ट, वो अभी पढ़ाया नहीं हमने, जब पढ़ाएंगे तो उसकी चर्चा करेंगे। मैरिज कब होगा ये भी नहीं पढ़ाया है। सन इन 5th हाउस एज मार्च, ये तो बता दिया। ओके, एक क्वेश्चन है हाउ टू सी 2 हाउसेस कनेक्ट टू ईच अदर। ओके, ये अच्छा क्वेश्चन है। हाउ व्हाट इट मीन्स 5th हाउस कनेक्शन विद 8th हाउस।
ओके, बेसिकली जैसे ये हमारा हॉरोस्कोप होता है, मैंने बनाया था, चला गया, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, राइट। तो मैंने जैसे बताया कि अगर 7th लॉर्ड 5th में चला जाए तो क्या बोलेंगे, 5th और 7th एक दूसरे से कनेक्टेड है ना। 7th लॉर्ड अगर 5th में चला जाए तो ऐसे लोगों का लव मैरिज होता है, क्योंकि मैरिज के हाउस का जो साइन है, उसका जो लॉर्ड है वो 5th में चला गया, जो कि लव का साइन है। तो ऐसे बोलेंगे 5th और 7th के बीच में कनेक्शन एस्टेब्लिश हो गया। तो वो एक तरीका होता है कनेक्शन एस्टेब्लिश होने का। फिर मैंने एक एग्जांपल दिया कि उसका 5th लॉर्ड यहाँ पे है, 7th लॉर्ड यहाँ पे है। जैसे मान लीजिए यहाँ मान लीजिए 5th हाउस का लॉर्ड है सन, तो मान लीजिए सन यहाँ पे है और 7th हाउस में वेनस यहाँ पे है। तो 5th और 7th दोनों का लॉर्ड एक साथ बैठा हुआ है, यानी कि इस दोनों हाउसेस के बीच में कनेक्शन एस्टेब्लिश हो रहा है। कहाँ पे हो रहा है एस्टेब्लिश, जाके 12th में हो रहा है ना। तो हो सकता है इस दोनों का शादी, लव अफेयर्स जो हुआ हो, कहाँ पे हुआ हो, फॉरेन में जाके किसी के साथ लव अफेयर हुआ या लव अफेयर होने के कारण लॉसेस हुआ, क्योंकि 12वें घर में हो रहा है ना। 12वां घर क्या चीज का है, लॉसेस का है। तो ऐसे ऐसे हर हाउसेस का कनेक्शन होता है। 5th हाउस का 8 के साथ कनेक्शन हो ना, 5th का लॉर्ड 8 में चले जाए, 8 का लॉर्ड 5th में चले जाए, तो 8वें घर का जो क्वालिटी है वो भी उसमें ऐड हो जाता है। तो ऐसे कनेक्शन देखते हैं, एक घर का दूसरे घर से कैसे कनेक्शन है, इस तरीके से देखते हैं हम, राइट। आप लोग बहुत लोग जगन्नाथ वाला सॉफ्टवेयर यूज कर रहे होंगे, तो बहुत लोग उसमें बहुत सारे डिटेल दे रहते हैं, आप वो चीज़ देख सकते हो। और बहुत लोग के पास लैपटॉप नहीं था, तो उन लोग को मुश्किल हो रहा था। तो मैंने बोला भी था कुछ ऐप्स होते हैं जैसे एस्ट्रोसेज ये सब, लेकिन उस ऐप में उतने सारे डिटेल नहीं होते जो चीज़ हमको चाहिए। तो मैं रिसेंटली ऐसे कुछ सर्च कर रहा था कि आप लोग के बेनिफिट के लिए कि कोई ऐसा ऐप हो मोबाइल में, क्योंकि मोबाइल सबके पास अवेलेबल होता है ना, एंड्रॉयड ये सब। तो एक ऐप मुझे मिला, ऐप का नाम है ज्योतिष ऐप। ज्योतिष ऐप आप सर्च करेंगे एंड्रॉयड पे जाके, बहुत अच्छा ऐप है। इसमें बहुत सारे डिटेल दिए, बहुत सारे आप उसको मैनिपुलेट, बहुत अलग अलग तरीके से मैनिपुलेट कर सकते हो, सेटिंग्स कर सकते हो, बहुत कुछ देख सकते हो। बेसिकली उसमें जो भी सिस्टम है दिखाने का, चार्ट घुमा के, टाइम आगे बढ़ा के, नवांशा, आपका नक्षत्र लॉर्ड, ये सब कुछ बहुत डिटेल में उसमें दिया। जैसे आपको जगन्नाथ वाला सॉफ्टवेयर में दिखता है कंप्यूटर पे, वो सारी चीज़ें आप इस ऐप में देख सकते हो। इस ऐप का लिंक मैं ग्रुप पे डाल दूंगा, तो आप लोग ये ऐप डाउनलोड कर सकते हो। इसमें सेटिंग्स जो है वो आप चूज कर सकते हो, जो सेटिंग मैंने जगन्नाथ वाला सॉफ्टवेयर में सिखाया था ना। तो ये ऐप यूज करिए, ये बहुत हैंडी होगा। अगर आपके पास लैपटॉप है तो जगन्नाथ वाला सॉफ्टवेयर यूज करिए, वो भी फ्री सॉफ्टवेयर है, बहुत अच्छा। मैं जनरली लैपटॉप पे यूज करता हूँ, लेकिन हमारा कभी कभी ऐसा रहता है कि हर जगह लैपटॉप नहीं है, तो ये मोबाइल पे ये ऐप आप यूज कर सकते हैं प्रैक्टिस करने के लिए। और कभी कभी क्या होता है, हमारे क्लासेस का कभी कभी गैप हो जाता है ना, तो भी आप प्रैक्टिस नहीं छोड़िए। अब मुझे ऐसा है आप लोग प्रैक्टिस करते होंगे, क्योंकि प्रैक्टिस इज द की ना। मैं 1 साल तक ज्योतिष सीखा और मुझे लगा कि मैं बहुत कुछ सीख गया हूँ। मैं बहुत सारे बुक्स पढ़े और उसके बाद जब प्रेडिक्शन के लिए बैठता था ना, तो एक भी प्रेडिक्शन नहीं निकलता था। तब मैं सोचा यार मेरे इतना पढ़ने से क्या फायदा। लेकिन जब मैंने प्रैक्टिस करना चालू किया, मैंने 20-30 जो हमारे दोस्त थे आसपास के जिनको मैं अच्छी तरह जानता हूँ, उनके चार्ट लेके एक एक चार्ट देखा और उनके लाइफ को मैच करना चालू, तब मेरे को जाके जो मैं पढ़ा था तब वो जाके खुला, है ना।
ये जो सारे ग्रह है नक्षत्र वो एक एक पर्सनालिटी है। वो पर्सन को आप तब समझ पाएंगे जब उस पर्सन कैसे बिहेव कर रहा है, कैसे एक्ट कर रहा है चार्ट पे, वो देखेंगे तब। आप किताब से कितना ही पढ़ लेंगे उसको समझ नहीं पाएंगे। इसलिए मैं बार बार बोलता प्रैक्टिस जरूर करिए, भले ही गलत प्रेडिक्शन हो। आप पहले 50 प्रेडिक्शन करेंगे, उसमें से 40 प्रेडिक्शन गलत निकलेंगे, सिर्फ 10 प्रेडिक्शन ही सही निकलेंगे, लेकिन तो भी प्रेडिक्ट करेंगे, क्योंकि यही तरीका है सीखने का। अब गलत प्रेडिक्ट करके ही सही ना। आप 2 महीने तक गलत प्रेडिक्ट करेंगे, फिर तीसरे महीने में 50 में से 30 प्रेडिक्शन आपका सही निकलेगा, चौथे महीने में 50 में से 40 प्रेडिक्शन सही निकलेगा। ऐसे कर करके धीरे होगा। तो ये जो फियर जो अपने अंदर है ना कि गलत प्रेडिक्शन होगा तो प्रेडिक्ट नहीं करेंगे, ये फियर आपको हटाना पड़ेगा अंदर से। तो ये ऐप का यूज करिए और कंटिन्यूस बने रहिए। हमारा कभी कभी ब्रेकेज हो जाता है स्टडी में, कुछ हमारे प्रोग्राम्स होते हैं, कहीं जाना होता है, तो उसके कारण, लेकिन आप अपना पढ़ाई कंटिन्यू रखिए। मेरा एक इंस्टाग्राम अकाउंट है, उसमें भी मैं कभी कभी पोस्ट डालते रहता हूँ एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड। उसमें जो भी मैं पोस्ट डालता हूँ मैं इस व्यू से डालता हूँ कि उससे सीखने के लिए क्या मिलता है, उससे प्रेडिक्शन क्या कर सकते हैं। जनरली आप जो पोस्ट देखोगे इंस्टाग्राम पे जो लोग डालते हैं वो यही डालते हैं कि ये ना 5वें घर में राहु हो तो ये उपाय कर लो, इसके लिए ये रेमेडी कर लो, मेंटल टेंशन है तो ये रेमेडी कर लो, यहाँ पे जाके ये कर दो। मेरा जो फोकस होता है वो रेमेडी का फोकस होता ही नहीं, पहले आप प्रेडिक्ट करना सीखो। तो मैं जो भी पोस्ट डालता हूँ उसमें ये दिखाता हूँ कि आप इस चीज़ से क्या सीखते हो, आप इससे क्या प्रेडिक्शन टेक्निक सीखते हो, उसके पीछे का लॉजिक क्या है। तो मैं अपने इंस्टाग्राम का भी लिंक डाल दूंगा, तो आप कभी भी टाइम मिलता है कभी तो उस पर जाके जो पोस्ट है उसको देखिए, उसको समझने की कोशिश करिए। नहीं आता है तो कुछ पूछिए ना, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा सीखने के लिए। आपका कंटिन्यूटी बना रहेगा सीखने का। अगर क्लास नहीं भी होता है तो भी आप वहाँ से कुछ नई चीज़ें अपने चीज़ में ऐड कर सकते हो, कुछ प्रेडिक्शन टेक्निक सीख सकते हो। और दूसरा है कि बहुत लोग कंसल्टेशन के लिए पूछ रहे हैं। मैं बहुत बार बोल चुका कि मैं कंसल्टेशन नहीं करता हूँ। मतलब ऐसा नहीं कि नहीं करता हूँ, मेरे को उतना टाइम भी नहीं मिलता है फ्रेंकली। मैं ये क्लास के लिए नोट प्रिपेयर करता हूँ, उसके लिए भी टाइम नहीं मिलता है, तो कंसल्टेशन तो बहुत दूर की बात है। तो ऐसे 2-3 जो जान पहचान के मेरे जो 2-3 लोग जो हैं, जो मेरे फ्रेंड हैं, वो भी एस्ट्रोलॉजी सीखे हैं। तो अगले क्लास में या फिर मैं उन लोग का जो कांटेक्ट है, जो डिटेल है, वो मैं ग्रुप पे ऐसे डाल दूंगा। तो आपको अगर सही में कुछ प्रॉब्लम है तो उन लोग से कांटेक्ट को। वो लोग प्रोफेशनली कंसल्टेशन देते हैं एस्ट्रोलॉजी का। वो लोग गृहस्थ हैं तो कुछ चार्जेस भी करते हैं, लेकिन ठीक ठाक कंसल्टेशन देते हैं, अच्छे कंसल्टेशन देते हैं आपको। एटलीस्ट वो चीट नहीं करेंगे या झूठ नहीं बताएंगे, या उनका पर्पस मनी मेकिंग नहीं रहता है। लेकिन चूँकि गृहस्थ है, उनका परिवार भी उससे चलता है, तो वो कुछ लक्ष्मी लेते हैं। तो अगर आपको कंसल्टेशन कराना है तो मैं वो सब नंबर भी डाल दूंगा। आप जिन प्रॉब्लम है तो उनसे पूछ सकते हैं, वो आपको गाइड करेंगे। और आप लोग में से भी कोई ऐसे जुड़ना चाहते हैं कंसल्टेशन के लिए, तो आप भी अपना नंबर वैसे दे सकते हैं, या आप खुद भी डाल सकते हैं ग्रुप में ना, तो लोग आपको अप्रोच करेंगे, तो आप भी सीखोगे ना। क्योंकि हर कोई एक टीचर भी है और एक स्टूडेंट भी है, हर कोई सीख भी रहा है और पढ़ा भी रहा है ना। ऐसा मूड लेके चलिए। और कोई क्वेश्चन है? एक बोला रेडमी टू इंक्रीज माइंड पावर। ओके, देखो जो सब कुछ होता है वो जनरली चार्ट देख के चलते हैं। कोई भी रेमेडी जब हम करते हैं ना, बिना चार्ट देख के कोई रेमेडी नहीं करना चाहिए, क्योंकि रेमेडी का एक पार्ट हो सकता है वो आपको अच्छा कर दे, दूसरा पार्ट वो खराब कर दे। तो जो अगर माइंड से रिलेटेड प्रॉब्लम है ना, तो क्या था रेमेडी टू इंक्रीज माइंड पावर। तो माइंड का जो सिग्निफिकेंस होता है वो 2 चीज़ों से हम लोग देखते हैं जनरली। मून से देखते हैं, या फिर कुछ दूसरा टाइप का प्रॉब्लम है तो फिर मरकरी से भी देखते हैं। मून इमोशंस का कारक होता है, तो जो भी टाइप के मेंटल प्रेशर, एंग्जाइटी
ये सब चीज़ें का प्रॉब्लम है तो वो मून से देखते हैं। और मरकरी से जैसे कोई ऐसा चाइल्ड जो ठीक से चीज़ें समझ नहीं पाता है, कुछ कर नहीं पाता है, उसको उस चीज़ को प्रोसेस करने में बहुत टाइम लगता है, या बोलते हैं ना स्पेशल टाइप के जो चाइल्ड होते हैं उनके लिए स्पेशल स्कूल बना होता है, वो सब चीज़ों के लिए मरकरी को देखते हैं। तो अगर मेंटल कुछ प्रॉब्लम है तो आप देखिए आपने क्या प्रॉब्लम है, आपके चार्ट में मून का पोजीशन देखिए, मून अच्छा है कि खराब है, तो वहाँ पे मून को अच्छा करने के लिए क्या कर सकते हैं, वो रेमेडी अप्लाई करना होता है। आपने मतलब बहुत सारे चीज़ों के बारे में पढ़ा है, अभी 4-5 राशियाँ ही कवर की है, टोटल 12 राशि। जब आपको 12 कवर हो जाएगा तो आप खुद से ये चीज़ ये कर सकते हैं। तो मैं इसलिए ये सब चीज़ें डिस्कस नहीं करता, ये सब चीज़ें का कोई अंत नहीं है और कोई फायदा भी नहीं है ना। आप ये सब चीज़ डिस्कस करके कुछ नया नहीं सीख रहे, सिर्फ दूसरों का भी टाइम वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि आप हर कम्बिनेशन देते रह सकते हो, हर कम्बिनेशन का कुछ ऐसे, लेकिन एक चीज़ सिस्टमेटिक चीज़ सीखो, उसको कैसे लाइफ में अप्लाई करना है, कैसे उससे क्या लेसन्स आप लेते हो ना, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। और तो नहीं। ठीक है, आज की क्लास फिर यहीं पे करते हैं, ऑलरेडी 1 घंटा 1.5 घंटा हो गया लगभग। तो कल की क्लास से फिर से हम लोग चालू करेंगे। अभी ये ख़त्म नहीं हुआ है जो सन और लियो के बारे में, और भी हम कल परसों तक 1-2 क्लास और लगेगा, हम इसको कंप्लीट करेंगे अच्छा से। तब तक पढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। हरे कृष्णा।